मैंने आपसे क्या बात कर रहा था यहाँ पे कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टेनन ने इनकर किया है इसको हम डीम्ड ओनर मानते हैं, और डीम्ड ओनर मान के इसको डिप्रिसिएशन का बेनिफिट हम देते हैं, क्योंकि इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके तो नहीं बोल सकते आप। कैपिटल एक्सपेंडिचर को यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कहीं डिडक्शन मिल ही नहीं रहा था, फिर ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर भर के बोल रहा था, और आप बोलते थे जब डिप्रिसिएशन लेना था बोलते थे कि नहीं आप तो ओनर नहीं हो। तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया, हमें यहाँ पे बताया गया कि आप लीगैलिटी को ज्यादा फॉलो मत कीजिए, सब्सटेंस को फॉलो कीजिए। सब्सटेंस में ही द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। कल अगर ओनर आके बोलता है कि चलो 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 वैकेट करो प्रॉपर्टी, तो टेनेंट को राइट है उतना रिकवर करने का कॉस्ट, कि भैया मैंने इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मैं खाली करने के लिए रेडी, लेकिन मुझे पहले उतना पैसा दे दो आप, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस ठोक दूंगा। तो ये जो है वो सब्सटेंस जो है उसको ज्यादा फॉलो करो, लीगल फॉर्म को ज्यादा फॉलो मत करो, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। मार्क टू मार्केट लॉस, ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए अभी, या एक्सपेक्टेड लॉस शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज, नहीं कर सकते आप मार्क टू मार्केट लॉस और एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस जो A7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में होता है आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको बैड डेट होने वाला है ये बोल के आप अभी बैड डेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आरडीडी बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आपके पास वारंटी का क्लेम आएगा करके अभी से आप वारंटी की एक्सपेंस को बुक नहीं कर सकते, जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन कुछ आईसीडीएस है जो बोलती है कि इन सर्कमस्टेंसेस में आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उसको सपोर्ट करने के लिए रिस्पेक्टिव सेक्शंस भी अभी अमेंड कर दिए गए हैं। जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन उन्होंने बोला कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर होना ही चाहिए, सेक्शन भी वही बोलता है, आईसीडीएस भी वही बोलता है, इसलिए अभी आपको विचोर इज लोअर बुक करना ही पड़ेगा, जबकि आपका नोशनल लॉस बुक होगा तो होने दो, क्योंकि सेक्शन ने बोला है, आईसीडीएस ने बोला है। तो उन्होंने बोला डू नॉट रिकॉर्ड मार्क टू मार्केट लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस अनलेस recognition of such loss is accordance with provisions of any other ICDS या एक्ट की भी बात कर देता हूं मैं यहाँ पे, भैया आईसीडीएस में एक्ट में लिखा हुआ है तो आपको तो बुक करना ही पड़ेगा, तो नहीं बुक करने का तो चॉइस ही नहीं है आपके पास। बोलो ये सेंटेंस समझ में आया क्या आपको, आगे जाके आपको समझेगा। यहाँ पे किधर गया, पीजीबीपी भी ओपन रखना पड़ता है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एक सेक्शन है देखो ओवरराइड कर रहा है, यहाँ पे एक सेक्शन है देखो जो ओवरराइड कर रहा है आईसीडीएस को। However, as per section 145B, certain income would be taxable in the following manner. कुछ ऐसे इनकम है जो बोलता है कि टैक्सेबल तभी होगा जब ये एक्चुअली रिसीव्ड होगा, अक्रूवल को फॉलो नहीं करेंगे। अभी तक हम अक्रूवल 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 चिल्ला रहे थे कि जब इनकम अक्रू होगा तो टैक्स होगा, अक्रू होगा तो टैक्स होगा, अक्रू होगा तो टैक्स हो जाएगा, राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया, रीजनेबल सर्टेनिटी आ गई, आपको पैसा मिलने वाला है, हम टैक्स कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसा इनकम है जो वो बता रहे कि हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तब तक नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक हमें एक्चुअली नहीं मिलेगा। उसमें का एक आइटम तो आप मुझे बता ही सकते हो, कैपिटल गेन आपका हो चुका है, आपको याद आ रहा है क्या? एक ऐसा इनकम जो आईएफओएस में टैक्स होता है, एक ऐसा इंटरेस्ट जो आईएफओएस में टैक्स होता है, जिसको आप अक्रूवल बेसिस पे नहीं रेसिट बेसिस पे टैक्स करते हो। डू यू रिमेंबर दैट? वेरी गुड अवधर। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन और डिलेड कॉम्पेंसेशन, गवर्नमेंट ने आपका प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर्ड किया हुआ है, और आपको गवर्नमेंट अभी कॉम्पेंसेशन डिले कर रहा है या इनहांस कॉम्पेंसेशन प्रॉमिस कर रहा है, तो आपको इंटरेस्ट देगा, तो वो इंटरेस्ट कभी भी लाइफ में अक्रूवल बेसिस पे टैक्स नहीं होता। बाकी सारा दुनिया भर का इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो सकता है, लेकिन वो वाला इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे टैक्स नहीं हो सकता। डोंट यू थिंक गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ भी आपको वैसे ही बिहेव करना चाहिए? आपने गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए फाइल सबमिट किया है, क्या इसकी कोई गारंटी है कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे ही देगा, और देगा तो इसी साल में देगा जिस साल में आपने फाइल सबमिट की? तो इसका कोई गारंटी नहीं है। तो देयर आर सर्टेन इनकम जहां पे उन्होंने बोला, ये देखो सबसे पहला तो देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन असेसी ऑन अ कॉम्पेंसेशन और इनहांस कॉम्पेंसेशन shall be deemed to be the income of the year in which it is received
जिस साल रिसीव किया उस साल का मानो, अक्रूवल बेसिस पे टैक्स मत करो। और आपको तो पता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 50% मिलता है। ठीक है, आपने अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पे कुछ एस्केलेशन क्लेम होता है, प्राइस एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन समझता है आपको, ये वर्ड समझता है? आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था तब रॉ मटेरियल का प्राइस अलग था, तब सीमेंट की गोनी 400 रुपया किलो थी, अब सीमेंट की गोनी 600 रुपया किलो हो चुकी है, मटेरियल का प्राइस ही सब्सटेंशियली चेंज हो चुका है, अब आप एस्केलेशन क्लेम डालते हो। अब कोई गारंटी नहीं कि सामने वाला आपको वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। आपने एस्केलेट किया, इसका जरूरी नहीं ना कि सामने वाला हाँ हाँ जी ठीक है आपका लॉस ना हो मेरा लॉस होगा चलेगा। वो तो बोलेगा ना कि यार आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तभी सोचना चाहिए था कि आगे जाके प्राइस कितना वेरिएशन होगा। तो भैया यहाँ पे एस्केलेशन क्लेम भी वो बोलते हैं कि तभी आप रिकॉर्ड करना जब सामने वाले ने आपको दिया है। ठीक है ना, इन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव मतलब डीबी के, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पढ़ा होगा। तो ये इंडिया है, आपने पहले इंपोर्ट किया था तो आपने कस्टम ड्यूटी भरा था, इंपोर्ट ड्यूटी भरा था। ठीक है ना, अब जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लेता नहीं है पहले तो, और इंपोर्ट ड्यूटी जो आपने भरा था, इंपोर्ट ड्यूटी जो आपने भरा था उसको आपको रिफंड करा देता है गवर्नमेंट। आपको पता है अभी आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया से आईफोन एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन आईफोन बनाने के लिए जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट किए जाते हैं। तो कंपोनेंट को आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी भरा, फिर वही फोन को आपने एक्सपोर्ट किया, डोमेस्टिक लेवल पे नहीं कंज्यूम किया, एक्सपोर्ट किया। गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी, यू विल गेट डीबीके। व्हाट इज डीबीके? ड्यूटी ड्रॉबैक। कुछ नहीं रे बाबा, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है ना, कोई एक टैक्स भरा था उसका रिफंड मिला, ये आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। और उसके अलावा गवर्नमेंट और दुनिया भर के इंसेंटिव देता है एक्सपोर्टर को। ठीक है ना, कि आपने एक्सपोर्ट किया, देश में फॉरेन करेंसी लाया, देश का जीडीपी बढ़ाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको मैं इतना इंसेंटिव दूंगा उतना इंसेंटिव प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट ने, और मिलेगा भी आपको। गवर्नमेंट खाली क्या बोलता है, इसको आप अक्रूवल बेसिस पे टैक्स मत करो, जब मिलेगा तब कर लेना। आपको ही प्रोटेक्ट किया गया है ना, असीसी को ही यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, क्योंकि आईसीडीएस कुछ और बोलता है। आईसीडीएस बोलता है आर यू रीजनेबली सर्टन दैट यू विल गेट द रिफंड, यस देन बुक इट एज ए इनकम। फिर आप बोलोगे यार मैंने इनकम बुक कर दिया, बाद में वो मिला भी नहीं, मगजमारी हो जाती है ना यार। तो ये सेक्शन ओवरराइड करके क्या बोलता है, नहीं भले आईसीडीएस ने बोला होगा कि आप इसको रिकॉर्ड करो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सेक्शन इज मोर पावरफुल। एक्सपोर्ट इंसेंटिव को आप तभी रिकॉर्ड करना, देखो, shall be deemed to be the income of the previous year in which reasonable certainty, देखो वर्डिंग यहाँ पे क्या आ गई है, reasonable certainty of realization is achieved। तो गवर्नमेंट से आपको ऑर्डर आ चुका है, आपके पास ऑर्डर पास हो चुका है, पैसे नहीं मिले, ऑर्डर पास हो चुका है, क्या आप रीजनेबली सर्टन हो अभी आपको मिल ही जाएगा ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव? मिलना मतलब रिफंड मिलना मतलब क्या होना, कस्टम्स में ऑर्डर पास हो चुका है कि मतलब जैसे इनकम टैक्स के भाषा में बात करो तो 143(1) आ चुका है, इंटीमेशन आ चुका है कि आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, उसको नीचे लिख के दिया है कितना रिफंड मिलेगा। तो यू आर नाउ रीजनेबली सर्टन। तो बोलते हैं जब आपको रीजनेबल सर्टनटी है, और आईसीडीएस में भी यही लैंग्वेज यूज की गई है, हाँ मिला ही है ऐसे मान लो, क्योंकि अभी आपको गवर्नमेंट का खत आ गया, लेटर आ गया इन राइटिंग, अगर उन्होंने आपको दे दिया तो यू आर रीजनेबली सर्टन। हाँ जब आप अप्लाई करते हो, जब आपने एप्लीकेशन फाइल किया है रिफंड के लिए, तब आप रीजनेबली सर्टन नहीं हो सकते, क्योंकि आपका रिफंड रिजेक्ट भी हो सकता है, आपका रिफंड एक्सेप्ट भी हो सकता है। आप स्कैमस्टर्स रहोगे, स्कैम किया होगा आपने, डॉक्यूमेंट्स को अगर फॉर्ज किया होगा, तो कहां से आपको रिफंड मिलेगा? ठीक है ना, तो एप्लीकेशन के टाइम पे मत बुक करो, जब आप रीजनेबली सर्टन हो, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तब बात कर लेना। सब्सिडी की बात भी वैसी की गवर्नमेंट ने, सब्सिडी और ग्रांट को आप तभी बुक करना, या कोई वेवर या कंसेशन गवर्नमेंट ने दिया होगा। कभी कभी गवर्नमेंट बहुत सारे कंसेशन देता है, जीएसटी की पेनाल्टी से कंसेशन, इनकम टैक्स की इंटरेस्ट से कंसेशन, जीएसटी की इंटरेस्ट से कंसेशन, जीएसटी की अमाउंट में से कंसेशन। ठीक है ना, कोई भी एक रीजन होगा यार इंडस्ट्री को मोटिवेट वगैरह करने के लिए, इनहांस करने के लिए। बोलता है जब तक आपको मिलता नहीं, जब तक आप रीजनेबली सर्टन नहीं हो जाते। देखो यहाँ पे क्या बोला है, shall be deemed to be income of the previous year in which it is actually received if not charged to income tax in earlier year। अगर आपने पहले कभी इसको चार्ज नहीं किया होगा तो आप उसको, इस सबको सब्सिडी वगैरह को उस साल में टैक्स कर देना जिस साल में ये एक्चुअली मिला है, मिलने वाला है करके आप मत टैक्स कीजिए। तो इन तीन इनकम का उन्होंने ओवरराइड किया, मेरा एक सेक्शन कवर हो गया देखिए यहाँ पे। ठीक है, मुझे खाली आपको क्या पढ़ाना था कि अगर सेक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ है तो आपको आईसीडीएस देखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि सेक्शंस ने टैक्सेबिलिटी, अलावेबिलिटी क्लियरली लिखना चालू कर दिया अभी। ठीक है, चलो फिर से जाता हूं मैं आईसीडीएस में। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये भैया आप बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ये तीनों तो भैया फंडामेंटल है, हम मान लेंगे कि आपने फॉलो किया है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप इनको फॉलो करते रहोगे तो आपको इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है। आपको कमेंट तब करना है, डिस्क्लोजर में लिखना तब है AS1 के, जब आप इसको फॉलो नहीं करोगे। कि कंसिस्टेंसी हैज नॉट बीन फॉलोड इन दिस ईयर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज नॉट बीन फॉलोड इन दिस ईयर, वी डोंट थिंक दो कंपनी गोइंग कंसर्न नाउ, कंपनी लिक्विडेशन में, कंपनी डिसोल्यूशन में, दो पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है, अब पार्टनरशिप फर्म सरवाइव कर ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो आपका गोइंग कंसर्न हिट हो गया, तभी अभी आपको वो सब लिखना पड़ेगा आपके डिस्क्लोजर में। ठीक है, नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ दिस assumptions are followed, however if some assumptions are not followed then the fact should be disclosed. ICDS does not recognize materiality, ये मैंने आपको बता दिया, ICDS में मटेरियलिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। मटेरियलिटी मतलब प्रूडेंस को भी आप समझ सकते हो, मटेरियलिटी और प्रूडेंस। हम ये नहीं बोलते कि मटेरियल इनकम होगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे, इमटेरियल इनकम होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चलेगा क्या? आपने स्क्रैप सेल किया है, आप बोलते हो स्क्रैप सेल इज नॉट अ मटेरियल इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, या डिविडेंड खाली 80 रुपए का डिविडेंड मिला है, आई डोंट थिंक सो 80 रुपीज इज मटेरियल फॉर मी। हाँ, सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। मटेरियल है कि इमटेरियल है वो बात नहीं करने का इधर इनकम की, ठीक है ना, इधर पूरा रिकॉर्ड करने का। हर 100% इनकम आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, नोटिस आ जाएगा नहीं तो आपको 80 रुपीज के लिए भी नोटिस आ सकता है। तो ये मटेरियलिटी को नहीं फॉलो करता। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो क्या चेंज हो सकता है क्या? क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज कभी चेंज ही नहीं हो सकती? अरे हो सकती है ना, क्यों नहीं चेंज हो सकती? हाँ, पहला तो आपको वही लिखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी शैल नॉट बी चेंज विदाउट रीजनेबल कॉज, यहाँ पे बोला गया है। अकाउंट्स में बताइए रीजनेबल क्लॉज क्या होता है? इन्होंने रीजनेबल क्लॉज यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। अकाउंट्स में रीजनेबिलिटी क्या होती है? व्हेन कैन यू चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज? यू शुड नो दिस ना। अकाउंटिंग पॉलिसीज कब चेंज की जा सकती है? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, 3 सर्कमस्टेंसेस आपको बोलने पड़ेंगे। AS1 क्या बोलता है, कब अकाउंटिंग पॉलिसीज आप चेंज कर सकते हो? नहीं याद आ रहा है? ऐसे ही बड़े हो गए नालायक लोग। व्हेन देयर इज अ चेंज इन लॉ, लॉ ही चेंज हो गया तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा ना, चेंज इन लॉ। ठीक है, दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गई, एएस ने ही चेंज कर दिया। जो चेंज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसने ही चेंज कर दिया। जैसे आपको पता है स्टॉक वैल्यूएशन में 3 मेथड होती थी, फीफो, लिफो एंड वेटेड एवरेज। लिफो को AS2 ने ही डी रिकॉग्नाइज कर दिया, बोलता मैं नहीं फॉलो करेगा लिफो। और आप पहले लिफो फॉलो कर रहे थे, अब आपको मेथड चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि स्टैंडर्ड ही बदल गई। ठीक है, और तीसरा जो था वो, ये दो में चॉइस ही नहीं है आपके पास क्योंकि ये स्टैंडर्ड ही बदल गया, लॉ ही बदल गया। तीसरा आपके पास चॉइस है, फॉर बेटर और इम्प्रूव्ड, फॉर बेटर और इम्प्रूव्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन जो होगा वो इनहांस होगा। इंडस्ट्री में सब लोग WDV फॉलो कर रहा है, तो अकेला ही है जो SLM फॉलो कर रहा है, तो इंडस्ट्री के साथ मैच करना, शेयर होल्डर को कंफ्यूज क्यों कर रहा है? ठीक है ना, तो ये 3 सिचुएशन है। ऑब्वियसली वी कैन कंसिडर दिस 3 एज अ रीजनेबल कॉज, लेकिन रीजनेबल कॉज क्या होता है वो यहां पे डिफाइन नहीं किया है, वो आपको वहीं से उठाना पड़ेगा। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द पर्सन शैल बी डिस्क्लोज। कहां डिस्क्लोज करोगे अगेन बताइए मुझे? तो 3CD में डिस्क्लोज होगा ये। AS1 क्या बोलता है कि जो मेन अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसको आप डिस्क्लोज करो। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटेरियल इफेक्ट शैल बी डिस्क्लोज विद क्वांटम। क्वांटम मतलब उससे कितने से प्रॉफिट चेंज हुआ मेरा। ठीक है ना, अगर ये असर्टेनेबल है तो आप उसको वो बताओ, एंड वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल फैक्ट शैल बी इंडिकेटेड। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ चेंज देयरइन कैन नॉट बी रेमेडी फॉर द रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। आप ये तो बताइए मुझे कि आपने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही गलत कर दिया है, हाँ, और आपने यहाँ पे AS1 में आके या ICDS 1 में आके आपने लिख दिया है यहाँ पे
The company policy is to record the income on receipt basis, because if company records the income on accrual basis, they will be exposed to the unwanted GST liability. So for the betterment of the and for the reduction of GST liability, company follow only receipt method. ऐसा लिखोगे तो चलता है क्या रे बाबा? हाँ, कंपनी रिकॉर्ड्स इनकम ऑन द रेसिट बेसिस, ऐसा लिखोगे चलेगा इधर? कैन डिस्क्लोजर बी द रेमेडी टू द इनकरेक्ट अकाउंटिंग? आप क्या, आप पर्सनल लाइफ में भी बता रहा हूं, आप गलती कर रहे हो और आप जाके बता रहे हो कि मैंने गलती किया, आपको बताया मैंने गलती किया, तो गलती किया ये बताने से गलती सुधर नहीं जाती ना, एक्सेप्टेबल नहीं होती वो चीज। आप गलती सुधरो। तो भैया यहाँ पे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, डिस्क्लोजर कैन नॉट बी द रेमेडी फॉर इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन द अकाउंट्स एज वेल एज इन इनकम टैक्स। ठीक है ना? तो ये जो गलत है वो गलत है, उसको आपको इफेक्ट देना ही पड़ेगा। अब उन्होंने कंपैरिजन देना चालू किया कि आईसीडीएस का और एएस का कंपैरिजन करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहां है और कहां नहीं है, आप मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अकाउंट्स में है या अकाउंट्स में नहीं है, और आईसीडीएस में है या आईसीडीएस में नहीं है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस? अकाउंट यस, आईसीडीएस नो। वेरी गुड। अकाउंट में है, आईसीडीएस में नहीं है। व्हाट इज प्रूडेंट बिहेवियर? शॉकिंग वाला न्यूज अभी दे दो, ठीक है ना? सरप्राइज बाद में देगा, चलेगा। दूसरा मुझे बताना है कि कल जो पैसा तुम कमाने वाले हो, क्या आज ही खर्चा करना चाहिए? कल पैसा आने वाला है करके आज ही खर्चा कर दो, ये ठीक है? नहीं। अच्छा, आज पैसा कमाया हुआ है, आज पैसा कमाया हुआ है, कल के लिए थोड़ा बचा के रखता हूं क्योंकि कल शायद नया पैसा नहीं आए, थोड़ा कल के लिए बचा के रखता हूं, ये सही बिहेवियर है? मैं क्या बता रहा हूं, कल पैसे आने वाले हैं करके आज ही खर्चा कर देना इम्प्रूडेंट बिहेवियर है, इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल बिहेवियर है। और कल पैसे, कल खर्चा तो होते रहेगा, आज मेरे पास पैसा है, आज के पैसे में से थोड़ा पैसा कल के लिए बचा के रखता हूं, दिस इज प्रूडेंट बिहेवियर। एम आई राइट? इसको ही हम प्रूडेंट बोलते हैं अकाउंट्स में। मतलब क्या है कि कल फ्यूचर में जो आपको लॉसेस होने वाले, आपको फ्यूचर में बैड डेट हो सकता है, आज ही उसका प्रोविजन बना के रख दीजिए। फ्यूचर में बैड डेट हो सकता है, आज ही उसका प्रोविजन बना के रखिए। इजंट इट अ प्रूडेंट बिहेवियर? प्रूडेंट है ना ये? अकाउंट सपोर्ट करता है क्या इस चीज को? अकाउंट सपोर्ट करता है आरडीडी बनाने के लिए, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बनाने के लिए, कंटिजेंट लाइबिलिटी बनाने के लिए। अकाउंट प्रूडेंट है करके करता है। इनकम टैक्स करता है क्या प्रूडेंट को फॉलो? बैड डेट हम कौन से बेसिस पे डिडक्शन देते हैं? 36। बैड डेट का डिडक्शन अपने को कहां पे मिलता है? बैड डेट का डिडक्शन अपने को मिलता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में। हाँ, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में। साहब बैड डेट का डिडक्शन कब मिलेगा? हमारा अकाउंट्स बोलता, टैक्स बोलता है बैड डेट का डिडक्शन तब मिलेगा जब आप बुक में डेटर को एक्चुअली राइट ऑफ करोगे, जनरलाइज बेसिस पे नहीं। आपके 100 डेटर है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा डेटर लग रहा है कि पैसे नहीं देगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते ओवरऑल 3% ऑफ डेटर आई गेस शुड बी रिकॉर्डेड एज आर्ट, नहीं, ओवरऑल नहीं चाहिए हमको। वो 3 डेटर का नाम बताओ, उनका अमाउंट बताओ, उनकी जर्नल एंट्री आप पास करो, अगर आपने बुक में राइट ऑफ किया तो ही हम आपको डिडक्शन देंगे। ऐसा बात करता है मेरा इनकम टैक्स। और ये करना सही भी है। बताओ सही क्यों है? मेरे एंगल से सही क्यों है? इनकम टैक्स के एंगल से सही क्यों है? नहीं तो साला कल तुमको प्रॉफिट अगर कम करना होता तो तुम आरडीडी बढ़ा देते, और प्रॉफिट ज्यादा करना होता तो आरडीडी कम कर देते। अब बोलते इस साल मुझे नहीं लग रहा है कि बैड डेट होगा, अगले साल आप बोलते हैं मुझे लग रहा है इस साल बहुत ज्यादा बैड डेट होगा। और ये सब बता कौन रहा है? मैनेजमेंट बता रहा है। मैनेजमेंट के फीलिंग्स के ऊपर हम यहाँ पे टैक्स का डिडक्शन नहीं दे सकते ना। आप समझ रहे हो टैक्स और अकाउंट्स में फर्क कहां पे आ रहा है? अकाउंट्स भी सही है और टैक्स भी सही है, दोनों का पर्पज ही अलग है। आप आरडीडी के एंगल से प्रूडेंट को समझने का ट्राई कीजिए। अकाउंट्स आरडीडी अलाउ करता है,
इनकम टैक्स बोलता है बैड डेट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप डेटर को एक्चुअली राइट ऑफ करोगे। दोनों में फर्क समझा? उन्होंने भी यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि प्रोविजन फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस टू द बेस्ट ऑफ एस्टिमेट बनाना चाहिए, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो, ये इनकम की बात होगी और एक्सपेंस की बात। मार्क टू मार्केट लॉस को, एक्सपेक्टेड लॉस को शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज, बोलता है नहीं करना है इधर, ये एक्सपेक्टेड लॉस एस्टिमेटेड लॉस नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई अगर परमिटेड बाय आईसीडी से तो करो, जैसे मैंने एस टू का आपको एग्जांपल दिया, विचर इज लोअर करने देता है वो, कॉस्ट और एनआर विचर इज लोअर। और यहाँ पे आईसीडीएट इज साइलेंट ऑन रिकॉग्निशन ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, बोलता है कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट होगा ना तो हम साइलेंट है, आपको बुक करना आप कर दीजिए। इनकम टैक्स अकाउंट से एकदम क्लियर है, बोलता है एंटिसिपेटेड इनकम बुक नहीं करने का, ये बोलता है मैं साइलेंट है, आपको लग रहा है तो आप बुक कर दीजिए। हाँ, और कहीं कहीं पे तो बोलता है रीजनेबल सर्टेनिटी है ना तो बुक कर दीजिए। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक मिला नहीं है ना आपको, बट आपको नोटिस आ गया ना आपके हाथ में, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मतलब, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मतलब बेटा मेरा जो ये स्टॉक है ना ये 400 रुपए, मेरा इसका वैल्यू 400 रुपए है, मुझे लग रहा है 600 में तो बेच ही देगा, लग रहा है, तो 200 तो क्या हो गया, रियल प्रॉफिट है कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है? हुआ क्या, मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट, नोशनल हो गया ना ये तो नहीं बुक करना है। करना चाहिए, बुक करना चाहते हो, टैक्स भरना चाहते हो 200 रुपए के ऊपर, नहीं ना, बस वही बात कर रहा है। मैंने किसी के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है, मुझे लग रहा है मैं जीत ही जाऊंगा, जीत जाऊंगा तो मुझे 5 करोड़ मिल जाएंगे, टैक्स भर दूं उसके ऊपर अभी? नहीं, तो कब भरूं? कभी ना कभी तो भरना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं जीत ही जाऊंगा, हारने की तो बात ही नहीं, मैं जीत ही जाऊंगा, मुझे 90% सर्टेनिटी है, मैं जीत ही जाऊंगा। भैया जब जीतेंगे तब बात करेंगे, अभी क्यों कर रहे हो? आएगा ना एक दिन कोर्ट का ऑर्डर आ ही जाएगा। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन मिले नहीं है, मिले नहीं है तो टैक्स करोगे कि नहीं? मिले नहीं, ऑर्डर आ गया पैसे मिलेंगे, अब करोगे कि नहीं? अब तो करेंगे ना, क्यों, अक्रू हो गया ना अब। अरे कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो अक्रू हो गया इनकम, कंफर्म है, कंफर्म मतलब रीजनेबल सर्टेनिटी है आपके पास कि मिल ही जाएगा, तो वो बात होती है वहां पे। मटेरियलिटी की बात करो, मटेरियलिटी शुड बी कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। यहाँ पे बोलता है मटेरियलिटी को फॉलो मत करो सालो, एक्चुअल इनकम बनाना है। आप भले 10,000 करोड़ की कंपनी हो और आपको 300 रुपए का डिविडेंड मिला है तो 300 रुपए के डिविडेंड के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, इधर मटेरियल और इमटेरियल की बात नहीं करने का। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने बता दिया, रिक्वायर्ड का यहाँ पे कब होती है, परमिटेड ओनली बाय व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्टैट्यूट, मतलब लॉ चेंज हो गया, change as a compliance with the accounting standard and change will result in more appropriate presentation of financial statement। और यहाँ पे उन्होंने रीजनेबल कॉज बोला है, मुझे लग रहा है रीजनेबल कॉज यही तीन होते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब जब आप चेंज करोगे तो पीरियड ऑफ चेंज, इंपैक्ट ऑफ चेंज बताना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ पे पीरियड ऑफ चेंज आल्सो रिक्वायर्ड द फर्स्ट ईयर इन विच द चेंज मटेरियल इफेक्ट इम्पैक्ट, इफ द इम्पैक्ट इज नॉट मटेरियल इन द करंट पीरियड बट मटेरियल इन द लेटर पीरियड, ठीक है चलेगा। ये क्या है, आप आपको वो पता है ना, जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बताना पड़ता है, और इसका फ्यूचर में अमाउंट क्या होगा, क्या कितना इफेक्ट आएगा वो भी बताना पड़ेगा। अगर आप असर्टेन कर पाते हो और असर्टेनेबल नहीं है तो आप फैक्ट बता दो कि जो चेंज की वजह से फाइनेंशियल इफेक्ट आया हुआ है, प्रॉफिट में जो चेंज हुआ है वो नॉट असर्टेनेबल है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपका AS1 हो गया। AS1 मतलब क्या हो गया, ICDS 1 यहाँ पे हो गया। थियोरटिकल है, मेनली थियोरटिकल है। अब टैक्स ऑडिट में आप क्या करोगे, टैक्स ऑडिट में आप कुछ नहीं करोगे, टैक्स ऑडिट में आप जाके लिखोगे कि करंट ईयर में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, मेन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप कुछ अगर नया करते हो, जैसे हमारा अगर कोई असेसी है वो सर्विस इंडस्ट्री में है, ठीक है ना, और सर्विस इंडस्ट्री में उसने किसी का, जैसे मैं अभी सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, शेटेज का और मेरा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चलता है, मैंने आपका 70% सिलेबस कंप्लीट कर दिया, और मान लीजिए मेरा 10 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरा 70% का क्या हो गया, सर्विस हो गया है, मुझे पता है 70% सिलेबस हो गया है, तो आपको नहीं लग रहा मुझे 7 लाख का रेवेन्यू भी बुक कर देना चाहिए? मैंने बिलिंग नहीं किया उतना,
मुझे उतने पैसे भी नहीं मिले, लेकिन मेरा 70% सिलेबस हो गया, मेरा काम हो चुका है 70%, तो रेवेन्यू बुक कर देना चाहिए ना। हेलो, अक्रूवल वही बोलता है ना रे। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या फॉलो करते हैं पता है, कंप्लीशन मेथड फॉलो करते हैं। कंप्लीशन मेथड मतलब, नहीं नहीं सर, मैं रेवेन्यू तब बुक करेगा मैं रेवेन्यू तब बुक करेगा जब मेरा 100% सिलेबस हो जाएगा। पैसा तो मुझे अभी भी नहीं मिला है, बिलिंग में बाद में ही करूंगा, लेकिन मैं रेवेन्यू कब बुक करूं, तो दो बातें होती है कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करूं, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करूं कि 100% कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो करूं। तो आपने, आपके एसएससी ने चूज किया कि मैं कंप्लीशन मेथड फॉलो करेगा या मैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करेगा। आपको नहीं लग रहा है थोड़ा यूनिक चला जा रहा है? यूनिक चला जा रहा है तो आपको, आपकी जिम्मेदारी नहीं है वहां पे आईसीडीएस 1 में लिखने की कि एसएससी हैज अडॉप्टेड परसेंटेज कंप्लीशन मेथड और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन मेथड। बस ऐसा कुछ अगर यूनिक करता होगा तो वहां पे आप कमेंट दे दो। हमारे ऑफिस में तो ये लोग एएस 1 में, आईसीडीएस 1 में ही लिखते हैं कि देर ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर अडॉप्टेड बाय द कंपनी आर कंसिस्टेंटली फॉलोड। बस इतना ही लिख के वो लोग आईसीडीएस 1 का डिस्क्लोजर खत्म कर देते हैं। लिखने के लिए लिखते हैं, बस नाम के लिए लिखते हैं, कि कुछ ब्लैंक ना जाए, कुछ तो लिखना है करके लिख देते हैं।